वही करता वही करवाता है, फिर क्यों बंदे तू इतराता है। एक सांस भी नहीं तेरे बस में, वही सुलाता वही जगाता है। नमस्कार, सुबह बखैर है, वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूवर्स। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम दर्शकों का आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। आज की सुबह आपके साथ हूँ मैं, यानी आज की सुबह आपके साथ है प्रेरणा। जी हाँ, आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में एक ऐसे ही शख्सियत मौजूद है जिनसे आपका मैं तारुफ कराऊंगी। IGIMS, जी हाँ, हमारे बिहार का सबसे विश्वसनीय और प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान, जहाँ पर लोग बहुत ही भरोसे और उम्मीद के साथ जाते हैं। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर मनीष मंडल, सुपरिटेंडेंट IGIMS, साथ ही साथ आप गैस्ट्रो सर्जरी एंड लीवर ट्रांसप्लांट के HOD भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। एक युवा प्रबंधक और अध्यक्ष होने के नाते आप, मुझे लगता है कि देश के शायद सबसे पहले ऐसे चिकित्सक हैं जिन्होंने इतने कम उम्र में इतनी कार्यभार और इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। थैंक यू। सुबह के वक्त जाहिर तौर पर आपके लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल होगा, वो भी अभी जब हालात इतने क्रूशियल हैं तब। सर, बातों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ, मैं शुरुआत करना चाहूँ तो ये जानना चाहूँगी कि बतौर प्रबंधक और अध्यक्ष आप IGIMS में कितने वर्षों से कार्यरत हैं और क्या आपकी रोल एंड ड्यूटीज़ हैं? मैं पिछले 21 साल से संस्थान में कार्यरत हूँ। 2001 में मैंने ज्वाइन किया था वहाँ एज सीनियर रेजिडेंट, और विभिन्न सीढ़ियों को चढ़ता हुआ वहाँ से फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बना, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बना, फिर एडिशनल प्रोफेसर बना, फिर प्रोफेसर बना। और अगर मैं अपने प्रबंधन को देखूं तो मैं डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट पहले बना, फिर एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट बना, फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट 2 बना, फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट बना। तो दोनों तरफ की मेरी रोल रही एज लीडर ऑफ द डिपार्टमेंट, जिस गैस्ट्रो सर्जरी डिपार्टमेंट को मैं हेड करता हूं। और फिर मैंने लिवर ट्रांसप्लांट भी वहाँ शुरू करवाई। और इधर अगर देखें तो प्रबंधन में भी मेरा रोल हर स्टेप पे रहा। शुरुआत उसमें होती है, सबसे लोएस्ट रैंक डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है, फिर एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है, फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है। तो मैं हर रोल में रहा हूँ। और महामारी में स्पेशल रोल रहा हमारा। बिल्कुल, महामारी में स्पेशल रोल रहा हर एक अस्पताल की। लेकिन हम बात करें कि जब हम सरकार की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न भी हमारे मन में उठते हैं, लेकिन उन तमाम प्रश्नों का जवाब अभी हमें वर्तमान के दिनों में देखने को मिला। जो स्वास्थ्य मंत्रालय और जो प्रबंधन रहे अस्पताल के, वो देखकर हम कह सकते हैं कि वाकई में वो काफ़ी दुरुस्त था। लोगों ने बहुत कयास लगाए। सर, आपने भी सुना होगा कि लोगों को ये लगता है, ये भय था लोगों के मन में कि बिहार आखिर क्या कर पाएगा, क्या बिहार बच पाएगा, बिहार के लोग बच पाएंगे। लेकिन ऐसे स्थिति में कितना चुनौतीपूर्ण था आप लोगों के लिए ये सब कुछ संभालना? हमारे मुख्यमंत्री और हमारे स्वास्थ्य मंत्री दोनों का भरोसा IGIMS पर था, और पूरा दारोमदार जो है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट पे रहता है। कोई भी महामारी हो तो अस्पताल में जो प्रबंधन है वो सबसे ऊपर रहता है, और सरकार हो चाहे पब्लिक हो, सबका जो फोकस रहता है वो संस्थान या प्रबंधन में जो देख रहे हैं उनके पर रहता है। जाहिर तौर पर तो हमारे इंस्टीट्यूट को सरकार द्वारा डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाया गया, और इसके तहत सारी सुविधाएं जो बिहार में कहीं नहीं थी वो संस्थान में दी गई। और आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा व्यूअर्स को कि बिहार में जो पहला डेडिकेटेड कोविड सेंटर बना वो NMCH बना था पिछले साल, लेकिन इस साल जो है वो डेडिकेटेड सेंटर IGIMS को बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे सारी सुविधाएँ थीं। खास करके ICU की सुविधा की बहुत ज़रूरी थी। कोविड और कोरोना महामारी में बहुत से लोग सीरियस आते थे, और इसमें सबसे बड़ा रोल IGIMS का रहा। IGIMS में 70 बेड्स ICU के हम लोगों ने Day 1 से, यानी 15 अप्रैल से शुरू किया, और तब से जैसे जैसे मेरे संसाधन बढ़ते गए, बढ़ाते गए, और हम लोग, एक समय था जबकि 300 पेशेंट्स को केटर हम लोग कर रहे थे। तो महामारी एक चैलेंज था, उस चैलेंज को हमने टेकअप किया, और टेकअप करके सारे मरीज़ को, हम लोग जितने भी मरीज़ थे उनको ट्रीट करना शुरू किया। ज़ाहिर तौर पर बहुत मुश्किल भरा वक्त रहा है हम सभी के लिए। हमारा देश अभी भी चुनौती का सामना कर ही रहा है। सिर, अभी भी एक नई चुनौती आई है, थर्ड वेव की बात हो रही है। इसको लेकर के कि क्या प्रबंधन, क्या व्यवस्था की जा रही है, और इसमें कितनी सच्चाई है लोगों के मन में, क्योंकि अभी भी खौफ काफ़ी बना हुआ है। ये कोविड जो है वो अपना रूप बदलता रहता है और अपना रंग भी बदलता रहता है। तो पिछले फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव से हम लोगों ने सीख ली, और वो सीख ये थी कि हमें अपना संसाधन बढ़ाना पड़ेगा। और इस संसाधन में हर तरह का हो, चाहे वो मैन पावर हो चाहे मशीन पावर हो, सबको हम लोगों ने बढ़ाया। बिहार ने बहुत बखूबी बढ़ाया। हमारे हर संस्थान या संस्थान के बाहर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने भी सर अस्पताल हैं, सब जगह ऑक्सीजन प्लांट लगी। ऑक्सीजन की दिक्कतें बहुत ज़्यादा आई थी। तो इसको ख्याल में रखते हुए
न सिर्फ आईजीएमएस संस्थान में बल्कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, सरकार ने हर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट स्टैब्लिश किया और सब मुझे लगता है कि इस मंथ में फंक्शनल हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी किल्लत जो थी, जो हम लोगों ने देखी फर्स्ट वेव और सेकेंड में, वो ऑक्सीजन की थी, तो वो आ गया। दूसरा कि हर बेड तैयार किया गया है कि वो बच्चों में यूज़ हो सके। तो इसलिए अगर आप आईजीएमएस को देखें तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में जो हमारे पूरे पेडियाट्रिक्स वार्ड है उसको उन्होंने रिजर्व करके रखा है कि अगर अकस्मात ये थर्ड वेव आता भी है तो 40 बेड ऑक्सीजन वाले, 20 बेड मेरे आईसीयू वाले और 5 बेड एनआईसीयू वाले, जहाँ बहुत छोटे बच्चे जो जन्मजात बच्चे होते हैं वो भी अगर संस्थान में आए तो उनका हर तरह का केयर जो विश्व स्तर पे होना चाहिए वो संस्थान में बिहार में दिया जाएगा। तो तैयारी हमारी पूरी है। मनोकामना और भगवान से यही प्रार्थना है कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन आए तो चुनौती को हम लोग स्वीकार करेंगे और पूरी तत्परता से देखभाल होगा। जी डॉक्टर मनीष, ये जो अभी कोविड हम पिछले 1.5 सालों से जिसकी मार हम झेल रहे हैं, पूरा विश्व ही झेल रहा है, इसमें इमोशनल ब्रेकडाउन की बात कही जा रही है। तो आम व्यक्ति से लेकर के डॉक्टर्स के लिए भी ये बहुत डिफ़िकल्ट वक्त रहा, आपके परिवार वालों के लिए या किसी आम व्यक्ति और उसके परिवार वालों के लिए। मैं जानना चाहूँगी क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ अनुभव हुआ जब आपको लगा आप भी इमोशनल ब्रेकडाउन के थ्रू गुजरे हों इन मुश्किल दिनों में? इस कोरोना सेकेंड फेज़ में जो मैंने देखा वो था कि क्या दोस्त क्या दुश्मन, कोई नज़दीकी हो चाहे दूर का हो, आम नागरिक हो खास नागरिक हो, माननीय हो, चारों तरफ महामारी का दौर चल रहा था। लोग बच भी रहे थे, मर भी रहे थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% जिंदा थे, लेकिन मर भी रहे थे। तो इस बीच में चैलेंज था सबसे बड़ा कि अपने आप को बचाना, अपने संस्थान को बचाना, अपने कर्मचारियों को बचाना, अपने परिवार को बचाना और साथ में देखभाल भी करना। तो एज सुपरिटेंडेंट बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि अपने आप को बचाते हुए काम करना। तो कोविड प्रोटोकॉल को मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। डे 1 से जो भी कोविड प्रोटोकॉल था, जिसमें प्रॉपर पीपी किट पहनना, ग्लव्स पहनना, मास्क पहनना, और जब संस्थान में आता था तो पूरी तैयारी से, जैसे आर्मी में कोई जाता है जंग लड़ने, बिल्कुल किट पहन के मैं घर से ही निकलता था और दोबारा घर नहीं जाता था। दिन भर मैं अस्पताल में ही रहता था, रात में ही वापस मैं लौटता था और लौटते वक्त घर से पहुंचने से पहले जो मेरा आउट हाउस है बाहर का, वहाँ मैं ड्रेस चेंज करता था, नहाता था, नहाने के बाद घर में जाता था कि परिवार को संक्रमण न हो, क्योंकि सबसे बड़ा तो संक्रमण का सोर्स घर में अगर था तो मैं ही था और मेरी मिसेज और मेरा बेटा था, उसको बचाना था। तो इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लोगों की देखभाल करते हुए देखना। दूसरा बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि मैं जब संस्थान में जाऊँ तो मैं अपने जितने भी सहकर्मी हैं, चाहे वो छोटे तबके के हों चाहे वो मेरे प्रोफेसर रैंक के, सबको मोटिवेट करना कि काम करना है, क्योंकि उनमें भी इमोशनली बहुत चार्ज थे कि मेरा क्या होगा। बिल्कुल। तो इसको करने के लिए मैं पर डे जितने भी वार्ड्स थे, जितने भी आईसीयूज थे, मैं खुद जाके राउंड लेता था। मॉर्निंग में ड्रेस पीपी किट पहन के हर वार्ड के हर बेड पे मैं खुद घूमता था, ताकि मेरे जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनमें ये भावना जगे कि डरने की बात नहीं है, काम किया जा सकता है। क्योंकि लोग को देख के भाग रहे थे और ख़ासकर पे अस्पताल में भी यही माहौल था, डर का माहौल था। उस डर माहौल को मैं बखूबी अपने तरफ से अपनी पूरी कोशिश की कि मैं प्रतिदिन सारे पेशेंट्स से मिलूं, और पेशेंट्स को भी अच्छा लगता था कि सुपरिटेंडेंट खुद मिलने आया है, देखने आया है, वो भी इमोशनली स्ट्रांग होते थे। चैलेंज जो था वो था जो घर पे हैं, जो अस्पताल नहीं आ सकते हैं, उनकी देखभाल कैसे की जाए, उनसे कैसे रूबरू हुआ जाए। तो हमने संस्थान में टेलीमेडिसिन शुरू किया। टेलीमेडिसिन से आप व्हाट्सएप कॉलिंग करके, वीडियो कॉलिंग करके, डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग करके बात कर सकते हैं, अपना रिपोर्ट दिखा सकते हैं। और मैंने डेज बना दी किस दिन कौन डॉक्टर बैठेगा। हर दिन हर तरह के डॉक्टर्स वहाँ बैठते थे, और सबसे ज़्यादा डिमांड जो थी वो मनोचिकित्सक की थी, क्योंकि इमोशनली लोग बहुत चार्ज थे, भयभीत थे, और इमोशनल ब्रेकडाउन भी घर पे हो रहा था उनका। डर का माहौल चारों तरफ था। कोई अगर पटना में, बिहार में या कहीं और है और उसके जो बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, वो किसी दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में हैं, ये महामारी तो सब जगह थी। बिल्कुल। तो ऐसे में जो बुजुर्ग थे वो काफ़ी इमोशनली चार्ज थे, क्योंकि उनके बच्चों का क्या होगा, उनका तो बुरा हाल था ही, बच्चों को लेकर काफ़ी चिंताएं थी। तो ऐसे में जो हमारे संस्थान के मनोचिकित्सक थे उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने बहुत इमोशनली स्ट्रांग किया, जितने भी कॉल्स आए उनको अटेंड किया। कब 5 घंटे 6 घंटे वो कॉल्स पे रहते थे। तो मैं टीम बना के काम किया। टीम के लोग
हर 2 घंटे पे चेंज होते थे, और टेलीमेडिसिन के माध्यम से हम लोगों ने बहुत लोगों को सपोर्ट किया। कुछ लोग ऐसे थे जो अन्य बीमारियों से पीड़ित थे लेकिन हॉस्पिटल नहीं आ सकते थे, बिकॉज हमारा हॉस्पिटल जो था वो कोविड डेडिकेटेड सेंटर था। तो ऐसे में उन लोगों की भी देखभाल करनी थी जो संस्थान में पहले से पंजीकृत हैं, जो इलाज करवा रहे हैं, और इलाज के साथ उन्हें दवा चेंजेस करने होते थे, दवा बदलना है, दवा कम करना है, या उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो टेलीमेडिसिन बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले किया उनको देखभाल करने में। हमने बात की प्रबंधन की, आपने बताया कि किस तरीके से चुनौतियां आई, आपने क्या क्या बदलाव किए और किस तरह से आप और आपके तमाम कर्मचारी डट कर सामना किया इसका। और ये जानना चाहूँ कि IGIMS अभी जैसे जैसे चुनौतियां आ रही है, हमारे लिए ये भी एक चैलेंज है कि हम उन पे खड़े उतरे। तो क्या क्या और बदलाव किए जा रहे हैं? बहुत सारे, सिर्फ कोविड ही नहीं है, जो एक रेगुलर कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जिनसे भी हमें लड़ना होता है। कैंसर है, लीवर की अगर मैं बात करूँ, जिसके आप HOD हैं, आप स्पेशलाइज्ड हैं आप जिसके, मैं जानना चाहूँ कि इसको लेकर के क्या ख़ास सुविधाएं और व्यवस्थाएं हैं IGIMS में? बिहार में संस्थान IGIMS एक अलग स्थान है, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारा है। 1984 से ये इस्टेब्लिश्ड है बिहार में, और हम लोग की प्रयास रही है कि हम लोग कुछ ऐसा करके यहाँ दें जो बिहार में एक मील का पत्थर साबित हो। इसी के अंतर्गत जो इलाज हम लोग कर रहे थे, नेफ्रोलॉजी का, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का, न्यूरोलॉजी का, या अन्य कार्डियोलॉजी का, या अन्य विभागों का, हर विभाग में हम लोगों ने जो मैक्सिमम सुविधाएं हैं वो देना स्टार्ट किया। अगर आप बात करें ट्रांसप्लांट का, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे कॉर्नियल ट्रांसप्लांट यानी आई ट्रांसप्लांट स्टार्ट की, जो कि बिहार का पहला था। आई बैंक ऑफ बिहार हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया, और इसके माध्यम से पिछले 4 सालों में लगभग 700 मरीज़ हमारे यहाँ ऑपरेट हो चुके हैं आई ट्रांसप्लांट के, और वेटिंग लिस्ट अभी काफ़ी कम हो गई है वहाँ पे। अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें तो सेकंड जो हम लोगों ने स्टार्ट किया वो किडनी ट्रांसप्लांट। पहले बिहार से बाहर मरीज जाते थे, अन्य राज्यों में जाकर ट्रांसप्लांट कराते थे। अब सरकार द्वारा हम लोग को सहयोग भी मिल रहा है, पब्लिक को भी सहयोग मिल रहा है। 3.5 लाख रुपए तक सरकार दे रही है ट्रांसप्लांट के लिए। तो संस्थान में ट्रांसप्लांट शुरू किए हुए करीब 2-2.5 साल हो गए हैं, और अभी तक हम लोगों ने 80 या 85 ऑपरेशंस ट्रांसप्लांट के हो चुके हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट था, जो सबसे बड़ा चैलेंज था, वो है लिवर ट्रांसप्लांट। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि एक लिवर ट्रांसप्लांट में लगभग 16 से 18 घंटे लगते हैं। तो 16 से 18 घंटे ऑपरेशन करना बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसमें ग्रुप टीम्स होती है। हर 4-4 घंटे पे टीम चेंज करती रहती है, ताकि डॉक्टर्स भी अलर्ट रहें, स्टाफ भी अलर्ट रहे, और ऑपरेशन भी कंप्लीट करना हो। और इसकी ICU भी अलग होती है। तो संस्थान में लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट स्टैब्लिश की गई, लिवर ट्रांसप्लांट ICU स्टैब्लिश किया गया, और स्टैब्लिश करने के बाद हम लोगों ने अभी तक 1 लिवर एक्सप्लांट और 1 लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं। मैं दूरदर्शन के माध्यम से लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप IGIMS में ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। अगर आप बिहार के बाहर जाते हैं तो लगभग 20 लाख रुपए खर्च होते हैं आपके, लेकिन संस्थान में अगर आप कराते हैं तो 10 लाख रुपए में ये ऑपरेशन संभव है। इसमें सरकार से भी सहयोग मिलता है, तो बहुत कम पैसे पे आपका संस्थान में लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। ज़रूरत है लोगों को जागरूक होने की, ताकि वो लोग जागरूक हों। ट्रांसप्लांट में सबसे जरूरी है कि कोई देगा तभी किसी को मिलेगा। तो परिवार के लोग जो अंग दे सकते हैं, अगर कोई पेशेंट है तो उसके मदर, उसके फादर, उसका भाई, उसका बहन, उसकी बेटी, उसका बेटा, उसकी वाइफ, ये सब ऑर्गन दे सकते हैं। और ऑर्गन देने से कोई बुराई नहीं है, उसके स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ता है। ज़रूरत है लोगों को जागरूक होने की। जितने लोग ट्रांसप्लांट में अपने ऑर्गन देंगे उतने ही जान हम बचा पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अंगदान लोग करें। अभी तो वेव ड्राइव भी चल रहा है सरकार का कि लोग अंगदान करें, महादान करें, और संस्थान में ये सुविधा भी उपलब्ध है कि आप अंगदान का जो है पेपर फिल कर सकते हैं, और आप स्वेच्छा से अंगदान के लिए आगे आएँ। अगर आप बात करें कार्डियोलॉजी की, तो हमारे विभाग जो है, संस्थान में जो विभाग है वो दोनों हैं, इसकी मेडिसिन पार्ट और सर्जरी पार्ट। मेडिसिन पार्ट यानी कार्डियक मेडिसिन, सर्जरी पार्ट यानी कार्डियक सर्जरी। तो हमारे यहाँ जितने भी ऑपरेशन हैं, चाहे वो एंजियोग्राफी हो, एंजियोप्लास्टी हो, वाल्व ट्रांसप्लांट हो, वाल्व रिप्लेसमेंट हो, सारे ऑपरेशंस हमारे यहाँ हो रहे हैं। और हमारा जो सेंटर है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है, जहाँ पे ये सारे काम बखूबी बहुत कम पैसे पे हो रहे हैं। तो लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। संस्थान में आप कार्डिया का कोई भी बीमारी हो, हर का इलाज मौजूद है। जागरूक हों, दिखाएं। और जो हम लोगों ने नई व्यवस्था शुरू की है, जो सबसे नई है और जो पिछले करीब 15 दिन में हम लोगों ने शुरू किया है, वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन।
पहले अक्सर लोगों को भीड़ में लगना पड़ता था, लाइन लगा के रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। कभी कभी दलाल लोग भी इसमें एक्टिव रहते थे और वो आके रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते थे। तो इसको मैंने अब 100% कर दिया है लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आप अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाके IGMS टाइप करेंगे, IGMS टाइप करते ही उसका खुल जाएगा पेज और आप घर से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप अपने मनपसंद के डॉक्टर को चूज़ कर सकते हैं, आप अपने मनपसंद समय चूज़ कर सकते हैं, आप अपना मनपसंद दिन चूज़ कर सकते हैं और इस माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करा के दिखा सकते हैं। वही नहीं, आप इस ऐप के माध्यम से सारा इन्वेस्टिगेशंस अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। और इसके आगे भी मैंने एक किया है, टेलीमेडिसिन को इससे जोड़ दिया है। यानी अगर एक बार आप आके डॉक्टर से IGMS में दिखा लेते हैं, आपकी जांच हो जाती है, तो ये टेलीमेडिसिन के माध्यम से नेक्स्ट विजिट आने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। कंसल्टेशन के बाद अगर ज़रूरी पड़ी तभी आपको दोबारा आना पड़ेगा। तो ये सब कोविड के लिए मैंने किया है, ताकि लोगों का कोविड में कम से कम हॉस्पिटल आना हो और घर बैठे उनका इलाज भी हो जाए, घर बैठे रिपोर्ट भी मिल जाए और अफोर्डेबल रेट पे हो। तो ये सारी सुविधाएं हम लोगों ने शुरू की है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी शुरू करूंगा और भी जितनी चीज़ें मेडिकल में होती जाएंगी। मैंने स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की, नई नई तकनीक की बात की, क्या बदलाव किए जा रहे हैं इस पर हमने बात किया। सर, अगर जानना चाहूँ कि आपके बारे में ये भी है कि आप रिसर्च कमेटी के मेंबर भी हैं, मेंबर सेक्रेटरी भी हैं, तो रिसर्च कमेटी क्या काम करती है, इसकी क्या रोल एंड ड्यूटीज़ हैं? एथिकल कमेटी का मैं सेक्रेटरी हूँ। एथिकल कमेटी कोई भी अगर संस्थान में रिसर्च होता है तो इस रिसर्च को स्क्रूटनाइज करती है। क्या रिसर्च ह्यूमन बीइंग के लिए ठीक है, सेफ़ है, अफोर्डेबल है, क्या इसमें कोई मनी इन्वॉल्व है या नहीं है। कभी कभी फार्मा कंपनी जो है वो कुछ बदमाशियाँ करती हैं और गुड फेथ में डॉक्टर को लेके कुछ अनएथिकल काम भी करना चाहती है। तो ये सब काम होता है एथिक्स कमेटी का देखना। तो एथिक्स कमेटी इसको स्क्रूटनाइज करती है कि ये सेफ़ है कि नहीं, इसमें कोई मनी इन्वॉल्व है कि नहीं, और अगर इन्वॉल्व है तो वो पैसा कहीं पेशेंट को तो नहीं देना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें एथिकल कमेटी देखती है। पिछले 5 साल से मैं इस कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी हूँ और इसमें जो चेयरमैन होते हैं वो एक्स हाईकोर्ट जज होते हैं। तो हमारे यहाँ भी एक्स हाईकोर्ट जज हैं जो इसके चेयरमैन हैं, जो जज भी थे और अभी इसका भी जजमेंट वही देते हैं। हमें प्रेजेंट करना पड़ता है, डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं वो प्रपोजल्स लाते हैं और इस पर बहुत सारे रिसर्च हमारे यहाँ आए हैं। अब मुझे लगता है कि प्रति वर्ष कम से कम 150 रिसर्च प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ चलते हैं और इस पर क्रियान्वित हो रहे हैं। खासकर मैं अगर कोरोना काल के बारे में बताऊं तो कोरोना काल में बहुत सारे रिसर्च अभी आए हैं हमारे यहाँ जो ऑनगोइंग हैं, जो चल रहे हैं। जैसे कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो इमोशनल ब्रेकडाउन की आपने बात की थी, कितना मानसिक दबाव दोनों पे है, यानी पेशेंट्स पे तो है ही, अटेंडेंट्स पे तो है, डॉक्टर्स पे भी कितना दबाव है। जिसका क्वेश्चनायर के माध्यम से एनालिसिस हो रहा है, कितना दबाव है, नहीं है, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पर रिसर्च हो रहा है। कभी कभी होता है कि आपको कोविड नहीं है लेकिन सिम्टम्स कोविड जैसे हैं, तो इसके लिए क्या करना है, इस पर भी रिसर्च हो रहा है। कभी कभी होता है कि किसी को दमा की बीमारी है और साथ में कोविड भी हो जाए, तो उसमें कैसे इलाज होना चाहिए, क्या उस पर भी रिसर्च हो रहा है। और अन्य बीमारियों पे भी हो रहा है, जितने भी कैंसर हैं उस पर हो रहा है। जैसे अभी AES की बात मैं करूं, जो एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, जो मुजफ्फरपुर में जितने बच्चे थे, बहुत बच्चों का जान गया, इस पर भी रिसर्च हो रहा है। तो इसी के माध्यम से यहाँ पे रिसर्च लैब इस्टेब्लिश हो रही है जिस पे हम लोग रिसर्च कर सकेंगे। और एथिक्स कमेटी अपना रोल बखूबी बिहार में कर रही है। चैलेंज बहुत सारे इसमें होते हैं और इसमें देखना पड़ता है कि मानवता के अगेंस्ट में कोई काम ना हो, ड्रग कंपनीज़ के माध्यम से कोई ऐसी चीज़ ना हो जो पेशेंट्स को हार्म करे जी। तो लगातार इस पे रिसर्च हमारे यहाँ चल रहा है। अगर जिनोमिक लैब की बात करूँ तो बिहार में पहली बार इसकी शुरुआत हुई, इसका गठन हुआ और वो IGIMS में हुआ और ये देश में गिने चुने शहरों में ही ये लैब है और बिहार में अब इसकी शुरुआत हुई। तो किस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि संस्थान में एक जिनोमिक लैब इस्टेब्लिश, और वो भी ऐसे समय में हुआ जब कोविड ऑनगोइंग था। और उस ऑनगोइंग प्रोसेस में हम लोगों ने पूरा लैब इस्टेब्लिश किया। ICMR के गाइडलाइन के हिसाब से सारी चीज़ें वहाँ सुसज्जित की गई, सारे मशीन्स लाए गए, लगाए गए और उस पर अभी स्टैंडर्डाइजेशन चल रहा है। और एक बार स्टैंडर्डाइजेशन हो जाती है, साइंटिफिकली ये प्रूफ हो जाता है कि जो मशीन है अच्छा फंक्शनल कर रही है, तब हम इस पर रिसर्च कर सकते हैं। और रिसर्च का सबसे बड़ा चैलेंज AES रहेगा, क्योंकि AES का अभी पता नहीं है कि ये बैक्टीरिया है या वायरस है। अगर वायरस है तो कौन सा वायरस है। तो जीनोमिक लैब की खासियत है कि ये
अंदर तक पता कर सकती है कि कौन सा वायरस है और क्या ये इसकी वेरिएशन है। जैसे अभी आप कोविड की बात करें तो कोविड में डेल्टा वायरस एक आया, तो इसको पकड़ने का मशीन वही जीनोमिक लैब है, वही बता सकता है कि इसकी ये डेल्टा वेरिएंट है या आगे भी जो कोई वेरिएंट आएगी उसके बारे में भी जानकारी इसी मशीन के माध्यम से हो सकती है। यानी कि हम लोग तो इलाज तो कर ही रहे हैं, रिसर्च के माध्यम से कौन सी बीमारी है, क्यों हो रही है, इस पे भी हम लोग रोशनी डाल पाएंगे। बिल्कुल, हम इसे अपनी उपलब्धि भी कह सकते हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि अगर इस तरह की किसी लैब का गठन हमारे राज्य, हमारे शहर में हुआ है तो ये जानना चाहूँगी आपसे डॉक्टर मनीष की समस्याएं बहुत हैं, प्रॉब्लम बहुत है। पहले तो डिज़ीज़ ही, रोग एक ऐसी चीज़ है जो आपको मेंटली बहुत तरह से डिसहार्टन कर देता है, आपको तनाव में ला देता है और आपका तमाम वक्त जो है रोग और रोगियों की इतर ही गुजरता है। ऐसे में अगर आप ख़ुद को बूस्ट करने के लिए, अगर मैं जानना चाहूँ, आप क्या करते हैं? कुछ ऐसे नुस्खे, कुछ ऐसे टिप्स जिसका आप हमारे साथ जिक्र करना चाहें। म्यूज़िक का बहुत बड़ा रोल है और आप जैसे अभी बता रहे थे योग, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। हर आदमी को योग ज़रूर करना चाहिए। 5 मिनट ही करे, 10 मिनट ही करे, अपने दिनचर्या के हिसाब से सुबह करें, शाम करें, लेकिन अपने आप को दें, तभी वो स्वस्थ रह सकता है। और आजकल के भागादौड़ी की ज़िंदगी में जब हर कोई फास्ट है, जो खाना 2 मिनट में खाना चाहे तो 2 मिनट में खा लोग खाता, जो पहले आधे घंटे में खाना चाहिए, तो हर चीज़ में लोग फास्ट हैं। तो अपने आप पे ध्यान देना है। मैं योग तो करता ही हूँ, साथ में म्यूज़िक, जब भी मिले समय तो म्यूज़िक ज़रूर सुनना चाहिए। तो ये आपके मेंटल कूल को और इमोशन को स्ट्रॉन्ग करता है। तो म्यूज़िक खास करके अगर आप स्लो म्यूज़िक सुने या फास्ट म्यूज़िक सुने, लेकिन सिर्फ म्यूज़िक रहे, वो मतलब अगर सॉन्ग हो तो इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग हो, तो वो आपको मेंटल कूलनेस देगा। जितने भी अच्छे ऑपरेशन थिएटर्स पूरे वर्ल्ड में हैं, हर जगह ओटीज़ में म्यूज़िक रहती है, ताकि लोग जो है वो मेंटली स्टेबल रहें, कूल रहें, इमोशनली जो है बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं हो ऑपरेशन करने में, क्योंकि ऑपरेशन में कभी कभी अच्छा तो कभी ख़राब समय भी आता है। तो ऐसे समय में लोग अपने आप को स्ट्रांग रख सकें, इसलिए ओटी में म्यूज़िक रहता है हर जगह। हमारे संस्थान में भी ऐसा है। तो मैं डीडी के माध्यम से कहना चाहूँगा लोगों को कि अपने आप को अगर आगे बढ़ाना है तो स्वस्थ तो रहना ही है, योग करना है और साथ में म्यूज़िक को ज़रूर साथ रखना है। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये छोटी छोटी बातें जिनका हम ख्याल रखें तो बहुत कुछ हम बेहतर कर सकते हैं, अच्छा महसूस कर सकते हैं इन छोटे छोटे टिप्स का ध्यान रख के। आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर मनीष के हर किसी की कुछ ना कुछ हॉबीज़ होती हैं, कुछ उसके इंटरेस्ट होते हैं। यूँ तो आपको वक्त कम मिलता होगा, आपका प्रोफेशन ऐसा है तो, लेकिन फिर भी अगर मैं हॉबीज़ या इंटरेस्ट की बात करना चाहूँ तो आप क्या बताना चाहेंगे? स्कूल के समय से ही मुझे क्रिकेट से काफ़ी लगाव था। स्कूल में मैं क्रिकेट काफ़ी खेलता था, तो उस पैशन को मैं ज़िंदा रखा और संस्थान में मैं 2001 में ज्वाइन किया। 2001 में क्रिकेट मेरा जो था प्रेम वो बरकरार रहा। यहाँ भी मैं क्रिकेट लगातार हर साल करवाता हूँ और होता रहता है। तो मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी 2005 में मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बन गया और 2005 से लेकर 2010 तक मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रहा। कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी मैं काफ़ी एक्टिव रहा हूँ। संस्थान में हर साल एक इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन डे होता है, उसमें कल्चरल फंक्शन होता है। इसके अलावा छोटे छोटे फंक्शंस भी होते हैं, जैसे दुर्गा पूजा फंक्शन में स्टूडेंट्स काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो भी कल्चरल प्रोग्राम वगैरह करते हैं। तो इन सारे का मॉडरेशन मेरे माध्यम से ही होता है। मैं वहाँ कल्चरल सेक्रेटरी रहा, अभी पिछले 5 साल से कल्चरल चेयरमैन भी मैं ही हूँ। तो इसलिए अपना पैशन को मैं ज़िंदा रखा हूँ और इस पैशन के साथ मैं जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन स्टूडेंट्स के माध्यम से मैं अपने आप को उनकी आंखों के थ्रू जीता हूँ। मेरे जो भी हॉबीज़ थे उनके थ्रू देखता हूँ और मेरी सबसे जो दिल को छूने वाली हॉबी है वो कार ड्राइविंग। तो मैं कार ड्राइविंग का काफ़ी शौक़ रखता हूँ। जब भी मौका मिलता है, कोरोना फेज़ अगर छोड़ दें तो साल में एक बार मैं गाड़ी से कहीं ना कहीं बिहार के बाहर खुद चला के जाता हूँ। क्या बात है। डॉक्टर, आप अभी सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन भी हैं। मैं जानना चाहूँगी कि जो युवा आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर उन्हें आप बताना चाहें कि मेडिकल फील्ड में आना कितना चैलेंजिंग है या फिर कितना अच्छा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? आप अपने एकेडमिक्स के दिनों के बाद जब आप मेडिकल पढ़ रहे थे, कुछ ऐसी मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? आज के फेज़ में अगर मैं देखूं तो मेडिकल की पूरी पढ़ाई जो है बहुत चैलेंजिंग है और इसमें उसी को आना चाहिए जो डेडिकेटेड हो,
क्योंकि डेडिकेशन ही मुझे पराकाष्ठा पे ले आ सकता है, उसे एक रुतबा दे सकता है। डेडिकेशन नहीं है तो ये काम, ये प्रोफेशन उसके लिए नहीं है, क्योंकि पढ़ाई बहुत लंबी है। सिर्फ MBBS से काम नहीं चलता है, 4.5 साल MBBS करना है, फिर उसको इंटर्नशिप करना है, 1 साल का इंटर्नशिप हो जाता है, फिर उसको PG की तैयारी करनी है, PG करना है यानी MD-MS करना है। उसके बाद बॉन्ड्स रहती है, बॉन्ड्स के अंदर उसको काम करना पड़ता है गवर्नमेंट सेटअप में, कहीं 1 साल, कहीं 2 साल, कहीं 3 साल। उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई होती है यानी DMMCH की पढ़ाई होती है, तो वो फिर 3 साल की पढ़ाई होती है। उसके बाद फिर रेजिडेंसी करना पड़ता है, तो लॉन्ग प्रोसेस है मेडिकल में। मेडिकल जी। तो जो लोग भी आएंगे, जब तक उनमें 2 चीज़ चाहिए, एक तो डेडिकेशन होना चाहिए, दूसरा डिटर्मिनेशन होना चाहिए और एक पेशेंस। पेशेंस। इसके बिना तो मेडिकल की पढ़ाई मेरे हिसाब से मुमकिन नहीं है। और बैकअप प्लान होना चाहिए। कई बच्चे, मैं DD के माध्यम से कहना चाहूँगा, कई बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हैं और मेडिकल नहीं कर पाते हैं और टूट जाते हैं। उनको टूटने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो MBBS नहीं कर पाते हैं तो और भी चीज़ें हैं, वो डेंटल में जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, फिजियोथेरेपी में जा सकते हैं, डायटेटिक्स की पढ़ाई है उसमें जा सकते हैं। तो मेडिकल में सीमाएं बहुत हैं, लेकिन लोग सिर्फ फोर्स करता है MBBS पे। तो बैकअप लेके चलना चाहिए लोगों को कि अगर प्लान A है, वो फेल हो गया तो प्लान B होना चाहिए, वही फेल हो गया तो प्लान C होना चाहिए, ताकि यंग बच्चे जो होते हैं वो कैरिड अवे हो जाते हैं अपने दोस्तों से। बिल्कुल उनको सही बात है। काउंसलिंग करनी चाहिए। संस्थान में मेरे यहाँ ऑलरेडी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका वो मदद दे सकते हैं। अगर उनको कोई परेशानी हो रही है तो मानसिक तनाव में जीने की ज़रूरत नहीं है। संस्थान आपके साथ है, संस्थान बच्चों के साथ है, संस्थान माँ बाप के साथ है। माँ बाप की भी काउंसलिंग होनी चाहिए कि बच्चों पर प्रेशर नहीं डालें, और बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर कोई दिक्कत है या अल्पवयस्क हैं या वयस्क हैं जो पढ़ाई अभी कर रहे हैं, तो उनको भी डेडिकेशन डिवोशन के साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए। और अगर कोई दिक्कत है तो हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो प्रॉपर तरीके से आपको सही से चीज़ समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि आप मेंटली स्ट्रांग रहें, फिजिकली स्ट्रांग रहें और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। जी, बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात साझा की हमारे दर्शकों के लिए हमारे साथ। डॉक्टर, ये जानना चाहूँगी कि मेडिकल में आना क्या शुरू से आपका डिसीजन था, या फिर आप कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए? फैमिली का कुछ था ऐसा? कैसे आपको लगा कि मेडिकल में हमारे आना फादर चाहिए? डॉक्टर थे, अभी भी हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि उनका था कि फिर तुम्हारा लाइफ तुम्हारे लिए नहीं रहेगा, वो पेशेंट्स के लिए रहेगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और मैं याद करूं तो मैं स्टैंडर्ड 4th में था, तब मुझे लगा कि मुझे सर्जन बनना चाहिए, क्योंकि मेरे फादर का ऑपरेशन था, और ऑपरेशन में जैसे ही उन्होंने ऑपरेट करवाया तो उनकी चिंताएं, उनके दर्द, सारे चीज़ चले गए। तो मुझे लगा कि ये जो सर्जन बनना है ये जादुई चीज़ है। अगर डॉक्टर बनना है तो सर्जन ही बनना है, क्योंकि सर्जन ही तुरंत रिजल्ट दे सकता है, जादूगर की तरह रिजल्ट दे सकता है। और ये मेरे दिमाग में बैठ गया। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं दूसरा चीज़ UPSC दूं या इंजीनियरिंग करूं, क्योंकि इसमें पढ़ाई बहुत लंबा था, लेकिन मेरा दिल जो है वो सर्जन की तरफ ही था कि मुझे सर्जरी करनी है। और ये पैशन मेरे दिमाग में बचपन से रहा। और मैंने उसलिए MBBS के बाद जब मैं PG क्वालिफाई किया तो मेरा रैंक था, मैं चाहता तो कोई सब्जेक्ट मुझे मिल सकता था, लेकिन मैंने सर्जरी ही चुनी। सर्जरी में मुझे बहुत अच्छा लगता है करना, और वो पैशन है मेरा। क्या बात है, सर्जरी आपका पैशन है। चलिए, ये वाकई में हमारे लिए भी ये बड़ा दिलचस्प है, ये जो अनुभव आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं कि जितने भी सर्जिकल एक्सेसरीज आप लेकर जब आप OT में जाते हैं तो वो आपके लिए वो एक पैशन सा लगता है, जो हमारे लिए काफ़ी थ्रिलिंग है ये सब सुनना। डॉक्टर, ये जानना चाहूँगी आपसे कि अभी जो कोविड के फेज़ से हम गुजर ही रहे हैं, 3rd वेरिएंट की बात आ रही है, बहुत सारे कंट्रीज़ में इसके इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, चाहे ब्रिटेन, अफ्रीका की बात करें। ऐसी स्थिति में आप हम बिहार वालों के लिए, भारतवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास 2 सुरक्षा कवच है, यानी हमारे पास बिहार के या बाहर के जितने लोग, 2 सुरक्षा कवच है। पहला सुरक्षा कवच जो है वो है वैक्सीन। तो वैक्सीन सबको लेना चाहिए, वैक्सीन ही आपको बचा सकता है। दूसरा है कोविड प्रोटोकॉल। कोविड प्रोटोकॉल यानी SMS। S इस मास्क लेना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, और साथ में जो है हाइजीन मेंटेन करनी है। तो हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है, यही आपको बचा सकता है। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं फिर भी मास्क का उपयोग ज़रूर करें। खास करके आप भीड़ भाड़ वाले जगह में जाते हैं तो वहाँ ज़रूर मास्क पहनें। अगर ऐसे में नहीं पहनते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ भीड़ भाड़ वाला जगह है वहाँ तो या तो अवॉइड कीजिए, या अगर आप जाइए तो मास्क ज़रूर पहन के जाइए। और
जब वहाँ से आप घर आते हैं तो घर आते के साथ पहले आपको प्रॉपर या तो नहा लीजिए आप, या नहीं नहा सकते हैं तो जो आपका एक्सपोज पार्ट है यानी आपका हाथ या आपका चेहरा, उसको ज़रूर धो लें। और अगर जो लोग डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या थायराइड या कैंसर या किडनी या लिवर के बीमारी से पीड़ित हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें ब्लैक फंगस का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे मरीजों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी जो भी नियमित दवाई है उसको न छोड़ें, ताकि वो डिज़ीज़ आपका कंट्रोल रह सके। अगर वो डिज़ीज़ कंट्रोल रहेगा तो आपको ना तो कोविड हो पाएगा ना ब्लैक फंगस हो पाएगा। इसलिए दूरदर्शन के माध्यम से मैं फिर नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का उपयोग ज़रूर करें। बिल्कुल। और अंत में मैं 2 पंक्तियाँ आपको डेडिकेट करना चाहूँगी, आप जैसे तमाम वॉरियर्स के लिए, कि आप ही रहीम हैं, आप ही हैं राम, देश के कर्मवीरों आपको सलाम। वाकई में इन तमाम स्वास्थ्य कर्मियों ने हमारे लिए जो किया है, दिन रात एक अपनी कर दी ताकि हम सुरक्षित रह सके, और ख़ुद उन्होंने रिस्क लिया। आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, इस कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बातचीत हुई डॉक्टर मनीष मिंडल से, IGIMS के सुपरिटेंडेंट। अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन आपको बखूबी पता है कि हमें आपके ख़तों का, आपके जवाब का इंतज़ार रहता है। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम बिहार बिहान कैसा लगता है, हमें ज़रूर बताएं। इसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director dd के patna@gmail.com।